समय बीतता रहा, लेकिन तेजी कभी अपना सपना नहीं भूल पाया और ना ही उपहास के डर से उसने किसी को अपने हंसने रोने का रहस्य ही बताया। एक दिन चौपाल पर कुछ युवक राजा द्वारा की गई घोषणा की चर्चा कर रहे थे। तेजी ने सुना, राजा अपनी राजकुमारी के लिए वर खोज रहे हैं, जिसके लिए स्वयंवर आयोजित होना है। स्वयंवर में भाग लेने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त के अनुसार 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, गौशाला में 3 गायें हैं, बताना है कौन सी गाय उम्र में सबसे छोटी है, कौन सी उससे बड़ी और कौन सी सबसे बड़ी है। दूसरी पहेली है, एक बंद खाली कमरे को कुछ सामान रखे बिना कैसे भरा जा सकता है। आगे युवक कह रहे थे, 2 पहेलियां किसी ने सुलझा भी दी तो अंतिम शर्त तो पूरा करना असंभव ही है। कड़े पहरे के बीच राजमहल में प्रवेश करना और फिर अंतपुर से राजकुमारी के पलंग के पायों के नीचे से सोने की ईंटें निकालकर राजा के सामने लाना, भला इतनी हिम्मत कौन कर सकता है। तेजी ने ध्यान से सारी बातें सुनी और अनमने मन से घर वापस आ गया। उदास बेटे को खुश करने के लिए हीराबाई ने तेजी की मनपसंद बाजरे की रोटी, चटनी, साग परोसा, लेकिन वह 2-4 निवाले खाकर ही उठ गया। खटिया पर लेटते हुए मन में सोचने लगा, माँ से कैसे पूछूं, कहीं मना कर दिया तो। तभी हीराबाई सिराने बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। अचानक तेजी को अपना सपना याद आ गया और वह हंसने लगा, लेकिन माँ खुश होती इससे पहले ही वह रोने लगी। उस दिन हीराबाई ने कारण जानने की जिद कर दी। तेजी उदास स्वर में बोला, राजा की घोषणा को तू जानती है, मैं भी दरबार जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ, तू मुझे जाने देगी। हीराबाई बोली, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू जा। अगले दिन तेजी राजा के दरबार पहुंचा। राजा चिंतित थे। स्वयंवर के लिए उनकी शर्तें शायद बहुत अधिक कठिन थी। अभी तक कोई युवक सफल नहीं हो पाया था। तेजी की वेशभूषा उन्हें अजीब लगी। फिर भी कुछ सोचकर उन्होंने उसे गौशाले भेज दिया, जहां 3 गायें थी। तेजी ने राजा से गायों को 2-4 दिनों तक अपनी देखभाल में रखने की अनुमति ली। उसने गायों को 2 दिन भूखा रखा। तीसरे दिन मैदान में घास का एक ढेर रखा और चारों ओर से उसे बांस और रस्सी से घेरकर थोड़ा ऊंचा बाड़ा बना दिया। फिर वह गायों को ले आया। एक ही छलांग में घास तक पहुंचने वाली गाय उम्र में सबसे छोटी थी। कई बार उछलने की कोशिश के बाद पहुंचने वाली गाय उससे बड़ी और गिरते पड़ते किसी तरह पहुंचने वाली गाय बूढ़ी गाय थी। तेजी के उत्तर से राजा संतुष्ट हुए। दूसरी पहेली सुलझाने के लिए तेजी राजा से कुछ समय लेकर घर आ गया। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि बिना कुछ रखे कमरे को कैसे भरा जा सकता है। सोचते सोचते एक सुबह अचानक उसे इसका हल मिल गया। वह राजा के दरबार पहुंचा। राजा उसे बंद खाली कमरे में ले गए। तेजी ने कमरे की सारी बंद खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। कमरा सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह भर गया। राजा तेजी की बुद्धिमानी से चकित थे। उन्होंने उसे तीसरी शर्त पूरी करने के लिए कहा। कुछ दिनों की मोहलत लेकर वह फिर घर लौट आया। माँ के साथ मिलकर तरकीबें सोचता रहा। हीराबाई अपने बेटे के लिए चिंतित हो रही थी, लेकिन तेजी ने हार नहीं मानी। उसने वेश बदलकर राजमहल के आसपास कहीं से महल में प्रवेश करने की संभावना ढूंढी और एक योजना बना ली। तेजी ने महल के पास घुड़साल में घास ले जाने वाले घसियारे से दोस्ती कर ली। घसियारा अच्छा आदमी था। तेजी ने एक दिन उसे विश्वास में लेकर सारी बातें बताई और बोला,
मुझे घास के गट्ठर में छुपाकर महल के पास पहुंचा दो। उसकी बात मानकर घसियारे ने उसे महल के परिसर तक पहुंचा दिया। वह घास के ढेर में छिपा रात होने का इंतजार करने लगा। अंधेरे में कोई उसे आसानी से ना देख ले, इसलिए उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। आधी रात में अंधेरे में छिपते छिपते वह राजकुमारी के कमरे तक जा पहुंचा। राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। पलंग के चारों पायों के नीचे सोने की ईंटें अंधेरे में भी चमक रही थी। उसने धीरे से राजकुमारी को जगाया। काली आकृति देखकर वह डर गई। तेजी ने कहा, मैं यमदूत हूँ, तुम्हें ले जाने आया हूँ। राजकुमारी डरते डरते बोली, मेरा विवाह होने वाला है, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। तेजी ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो यमराज दूसरे दूतों को भेजेंगे, वह तुम्हें ले जाएंगे। यदि तुम मरना नहीं चाहती तो सामने रखे संदूक में छुप जाओ, वह तुम्हें नहीं खोज सकेंगे। राजकुमारी के हामी भरने पर तेजपाल ने उसे संदूक में बिठाकर संदूक बंद कर दिया और सोने की ईंटें निकाल ली। संदूक में बैठी राजकुमारी की नींद अब पूरी तरह खुल चुकी थी। वह बहुत डरी हुई थी, सोच रही थी चिल्लाकर प्रहरियों को बुलाऊं या संदूक को जोर जोर से पीटूं। तभी मन में बिजली सा एक विचार कौंधा, कहीं यह वही युवक तो नहीं जिसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा पिताजी कर रहे थे। इसने 2 शर्तें पूरी कर ली है और शायद तीसरी पूरी करने आया है। अपने को यमराज बताकर इसने मुझे नींद में डरा ही दिया था। यह तो मेरा होने वाला पति है। राजकुमारी सांस रोके चुपचाप बैठी रही, सोचने लगी, असली बहादुरी, हिम्मत और बुद्धि की परख तो तब होगी जब यह ईंटें लेकर सुरक्षित महल से निकल पाएगा। देखूं क्या करता है। अब तेजपाल दबे पांव राजा के कमरे में पहुंचा। सिरहाने पर राजा की पोशाक रखी थी। उसने उसे पहन लिया और बाहर निकल गया। अंधेरे में प्रहरियों ने राजा समझ आंखें झुकाकर सलाम किया। राजकुमारी ने सुना तेजी प्रहरियों को आदेश दे रहा था, कोचवान से गाड़ी निकलवाकर राजकुमारी के कमरे का संदूक रखवा दो, मुझे अभी प्रस्थान करना है। हुक्म सुनते ही कोचवान गाड़ी ले आए और उसमें संदूक रख दिया गया। राजा का वेश धारण कर तेजपाल राजमहल से दूर निकल आया। अपने घर से कुछ दूरी पर उसने गाड़ी रुकवाई, संदूक उतरवाया और कोच को लौट जाने की आज्ञा दी। उसके चले जाने के बाद उसने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। राजा की शर्त ही ऐसी थी कि उसे पूरी करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब मुझे डर है कहीं तुम्हें यहाँ लाने के अपराध में राजा मुझे दंडित ना करें। राजकुमारी तो सब कुछ समझ चुकी थी। हंसते हुए बोली, पिताजी से तुम्हारे लिए माफ़ी मांग लूँगी। तेजी राजकुमारी को लेकर घर आया। दोनों को देखकर हीराबाई ने ढेरों सवाल पूछ डाले, लेकिन तेजी ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो, सब बता दूंगा। तभी अचानक उसे अपना सपना याद आया। वह हंसने लगा, लेकिन यह क्या, अगले ही पल उसकी आंखें भर आई। राजकुमारी ने कारण पूछा, लेकिन तेजी क्या बताता। उधर सुबह होते ही राजमहल में राजकुमारी को न देखकर कोहराम मच गया। सभी परेशान थे। अचानक राजा की नज़र पलंग के पायों पर पड़ी और वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने प्रहरियों को तेजी के घर भेजा। प्रहरी दोनों को लेकर राजा के सामने आए। तेजी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए सोने की चारों ईंटें राजा के सामने रख दी। राजा ने उसी समय निर्णय कर लिया कि तेजी ही उसकी राजकुमारी के लिए योग्य वर है। निर्धनता कोई दुर्गुण नहीं। तेजी ने अपनी हिम्मत, बहादुरी, बुद्धि और शराफत से स्वयं को असाधारण सिद्ध कर दिया था। राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह तेजी के साथ किया। अब तेजी अपने हंसने रोने का रहस्य सबको बता सकता था।
उसका सपना सच हो चुका था और अब केवल हंसने का कारण था, रोने की कोई वजह नहीं थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।